क्या आपको पता है 1 किलोग्राम व्हेल की वॉमिट की कॉस्ट कितनी हो सकती है? 10 मिलियन। किसी की वॉमिट इतनी महंगी हो सकती है? खैर, हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं नितिका और मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर। केम छो मजामा? खाना बायो पढ़ के जाना। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है और सीबीएसई ने और आईसीएसई ने दोनों ही बोर्ड्स ने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। तो ये डिलीटेड पार्ट है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। सो ऑब्वियसली ये नीट में से डिलीट नहीं हुआ है तो हम इसे कवर करेंगे, बट फॉर नाउ हम अभी सेकंड चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, राइट। तो सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन कि क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है और हमें क्लासिफिकेशन चीज़ों को क्लासिफाई हमें क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। मेरे पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इसमें। और अगर मुझे अभी इन्हें स्टडी करना है तो ऑब्वियसली सब ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन्हें ग्रुप करके इन्हें स्टडी करूंगी तो मेरे लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा इन्हें स्टडी करना। तो अगर मैं इन्हें ग्रुप करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले तो मैं इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लूंगी। एप्पल और ये जो पाइन ट्री है ये प्लांट्स में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स में आ जाएंगे। फिर एनिमल्स में भी हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं, कौन से वर्टिब्रेट्स हैं। तो कैट, फ्रॉग, फिश, डक, स्नेक, ये वर्टिब्रेट्स हैं। और बची बटरफ्लाई और ये क्रैब, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में भी बटरफ्लाई और क्रैब में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम एक फाइलम पढ़ेंगे ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑर्थ्रोपोडा। और ये पांचों वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। टोटली जब हम वर्टिब्रेट्स को डिवाइड करते हैं तो टोटल 5 क्लासेस हो जाती है, क्योंकि जो वर्टिब्रेटा है वो फाइलम है। तो वर्टिब्रेट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 क्लासेस हो जाती हैं: पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल। तो ये पांचों उनके मेंबर्स हैं। खैर, तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन देना चाहें कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो फॉर स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, so as you can see these are very diverse। कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल हैं। फिर एनिमल्स में भी कुछ वर्टिब्रेट्स है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं। प्लांट्स में भी ये दोनों अलग अलग टाइप के प्लांट्स के मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड दिस पाइन ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो अगर हमें ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी स्टडी करनी है तो हम उन्हें ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग सिमिलैरिटी एंड फ्रॉम लेस कॉम्प्लेक्स टू more and more complex type, right? So this is about your classification. Then classification ऐसा नहीं है कि classification का कोई appropriate method एकदम से डेवलप हो गया। और अगर सच कहूँ तो अभी तक भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स जो है वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अभी हम जो वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड है या जो हम अभी एनसीईआरटी में स्टडी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो फाइनलाइज हो गया और उसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एवरी डे वर्ड इज चेंजिंग, तो उसमें भी एवरी डे के हिसाब से जो है चेंज आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली 2 किंगडम सिस्टम जो था वो फॉलो किया जाता था। इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं,
क्योंकि इन्होंने ही एक तरीके से क्लासिफिकेशन की स्टार्ट की। तो लीनियस ने एंटायर लिविंग वर्ल्ड को ना 2 क्लासेस में बांट दिया। उन्होंने कहा कि या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होते हैं और यही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 सिस्टम में, 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। पर इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, इन्हें प्लांट्स के संग रखा गया। किस बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती, ठीक है। फंगी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है। तो सिर्फ एक सेल वॉल प्रेजेंट है, इस बेसिस पे उन्हें प्लांट में रख देना कहाँ तक सही है? फिर प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल होता है। माना कुछ बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन सब तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। और फिर फंगी, फंगी तो बिल्कुल ही ऑटोट्रॉफिक नहीं होती, वो तो हेटरोट्रॉफिक होती है, उसके पास तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। और फंगी तो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है। तो फिर कहाँ ये कहना सही है कि बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया है या फंगी है वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं? इवन वायरस को भी प्लांट माना गया था, जबकि वायरस तो पूरी तरीके से लिविंग थिंग भी नहीं है। तो फिर ये क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। फिर यूग्लिना बहुत ही अजीबोगरीब ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल नहीं होती सेल पे, लेकिन क्लोरोफिल होता है। तो जब सनलाइट मिल जाती है तो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, जब सनलाइट नहीं मिलती है तो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। अजीब महाशय है ये यूग्लिना, कभी प्लांट कभी एनिमल, कभी प्लांट कभी एनिमल। तो अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ठीक है। और अगर प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। बैक्टीरिया दिख रहा है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अपनी स्किन के ऊपर भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होंगे कम से कम। तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स, नॉट फेयर, नॉट फेयर, ठीक है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टू किंगडम सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन नेक्स्ट आए महाशय R.H. वीटेकर जी, ठीक है। उन्होंने बोला भैया देखो, साफ सीधी बात है, बैक्टीरिया और फंगस को मैं नहीं मानता प्लांट, और ना ही अमीबा को, पैरामीशियम को एनिमल में मानता। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल कैसे हो गए? ठीक है। तो इन महाशय ने दे दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने 5 किंगडम बता दिए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। मोनेरा इन्होंने बोला कि जितने भी यूनिसेल्युलर लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या बला है भाई? ठीक है, मैं बताती हूँ प्रोकैरियोटिक क्या बला है। देखो, प्रोकैरियोटिक, ये वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक आया है वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या भला हुई? तो देखो, जो सेल्स होती हैं उन्हें हम इस बेसिस पे कि उन सेल में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट हैं 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गई प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी हो गई यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, पहले प्रोकैरियोटिक के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे बैक्टीरिया भाई साहब, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया जी के पास एक तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, आउटर कैप्सूल है, हो सकता है एक लंबी सी फ्लैजिला हो मूवमेंट के लिए, लेकिन यह सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए है, ओनली वन सर्कुलर डीएनए।
न्यूक्लियस क्या होता है? सेल बायोलॉजी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। न्यूक्लियस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक ऐसा सुंदर सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक न्यूक्लियोलस बनाते हैं, ठीक है। इन भाई साहब को हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो न्यूक्लियस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए है, तो ये न्यूक्लियस तो नहीं है। पर क्योंकि ये काम तो इसका न्यूक्लियस वाला ही है, जीनोम, क्योंकि ये जीनोम है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रिमिटिव का टाइप का न्यूक्लियस, या फिर इसे न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा, ऑइड जो सफिक्स होता है उसका मतलब होता है जैसा, लाइक। सो न्यूक्लियस जैसा, पर न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस जैसा। तो ये डीएनए क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का काम कर रहा है इसलिए इसे न्यूक्लियोइड भी बोल देते हैं। तो इसलिए ये जो सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियस के अलावा भी इसमें बाकी की और भी डिफरेंसेस होते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, डिक्टायोसोम, ये सब नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, वो भी प्रिमिटिव टाइप के। नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 80s टाइप के आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप के, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो चलो वापस से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो किंगडम मोनेरा में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, और मोस्टली सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो ये सारे किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्युलर ही ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, पर फॉर द चेंज ये अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियोट इज अगेन न्यूक्लियस। तो जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस तो ट्रू है, जिनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है, उनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गए? यूग्लिना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम फंगाई। यही वो किंगडम है जिसकी वजह से लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है उसे हमने फेल कर दिया था, ठीक है। तो इसको तो अलग बनाना ही पड़ेगा। तो किंगडम फंगाई में वो सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और प्लस उनके पास सेल वॉल होती है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक तो एनिमल्स भी होते हैं। फिर जो फंगी है वो एनिमल से किस तरीके डिफरेंट है? फंगी के पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किंगडम फंगाई में और किंगडम एनिमलिया में, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये प्लांट की सेल वॉल जैसी नहीं होती, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और यहाँ पे फंगी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं, काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो आता है प्लांटी। प्लांटी में वो सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट रखे गए हैं जिनके पास सेल वॉल भी है, प्लस जो ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते बल्कि प्रोड्यूसर्स हैं। हम सब इन पे डिपेंड करते हैं। तो वो सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल से बाउंड रहती है, और जो यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं, वो सारे प्लांटी में आते हैं। तो इसमें आपकी थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम प्लांट क्लासिफिकेशन के संग ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट किंगडम एनिमलिया।
जिसके हम मेंबर हैं। पता है सबसे खतरनाक एनिमल कौन होता है? क्या कोई लायन बोल रहा है क्या? नो, ह्यूमन। हमने ही दूसरों का जीना मुश्किल कर रखा है, सबका। और आजकल हमारा जीना किसने मुश्किल कर रखा है? कोरोना ने। खैर, किंगडम एनिमलिया पे चलते हैं। ठीक है, तो किंगडम एनिमलिया जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि नॉन सेल वॉल्ड है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इनकी सेल के अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सारे एनिमल्स हैं। सो क्लियर है इतनी चीज? चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो नहीं है तो एक बार रिवाइंड करो और वापस देखो। तो फिर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके बेसिस क्या थे? किन बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है? तो सबसे पहला बेसिस था सेल टाइप। तो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? अभी अभी हमने बहुत डिस्कशन किया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे। तो अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसको मोनेरा बना दिया, यूकैरियोटिक है तो फिर वो बाकी के 4 किंगडम हो गए, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिवाइड किया, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर है तो प्रोटिस्टा फिर अलग हो गया, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, सेल्युलर सिंगल सेल्ड, मोनेरा भी, प्रोटिस्टा भी। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है? करेक्ट, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। बाकी है दोनों ही सिंगल सेल्ड। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर में फिर डिवीजन है कि लूज टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट है या टिश्यू ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो लूज टिश्यू टाइप मिलता है फंगी में। फंगी में ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए होते हैं, केवल टिश्यू तक डेवलप हुए होते हैं। ऑर्गन टिश्यू और ऑर्गन प्लांटी में, क्योंकि जैसे थैलोफाइट्स जो हैं जिनमें जिनके एल्गी मेंबर्स हैं वो टिश्यू लेवल पे होते हैं, फिर आगे ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कौन है? एनिमलिया। हम में जैसे स्पॉन्जेस हो गए, या फिर आप स्पॉन्जेस तो खैर सेल्यूलर लेवल पे ही होते हैं। आप ले लो हाइड्रा, सिलेंट्रेट्स, तो वो टिश्यू लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑर्गन लेवल डेवलप होता है हेलमिन्थ्स में। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हो जाता है एनालिड्स से। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट basis of this classification is cell wall. Cell wall is present और absent. Cell wall present भी है तो वो सेल्यूलोजिक है या नॉन सेल्यूलोजिक है? अगर सेल्यूलोजिक है तो कौन है? प्लांटी। नॉन सेल्यूलोजिक है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलके बनी है सेल वॉल तो मोनेरन्स, और काइटिन से मिलके काइटिन की बनी हुई है तो फंगाई। और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमलिया। तो भैया प्रोटिस्टा कहाँ गया? तो प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, जैसे क्लैमाइडोमोनास सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल भी सेल्यूलोज की होती है। फिर कुछ स्लाइम मोल्ड्स हैं, सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की होती है। फिर कुछ प्रोटोजोन्स हैं जैसे पैरामीशियम, सेल वॉल होती नहीं है। तो ये जो प्रोटिस्टा है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इसका काम गड़बड़ है, क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्लांट मानते हैं, कुछ बोलते नहीं ये तो प्रोटिस्टा में आता है। कुछ बायोलॉजिस्ट कुछ को एनिमल्स मानते हैं, बाकी बोलते नहीं ये तो प्रोटिस्टा में आता है। फिर कुछ फंगी मानते हैं, फिर कुछ बोलते नहीं ये तो प्रोटिस्टा में आता है। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर प्लांट भी आते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल भी आते हैं और यूनिसेल्युलर फंगी भी आती है।
उन्हें आप उनके संग भी रख सकते हो और इधर प्रोटिस्टा में भी रख सकते हो। इसका काम गड़बड़ है, कंफ्यूज्ड। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, आरएच वीटेकर ने दिया है, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी में गिवन है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटो हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन है, प्लांटी। ऑटो भी हो सकते हैं, हिट्रो भी हो सकते हैं, कौन कौन, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और हिट्रोट्रॉपिक कौन है, फंगी एंड एनिमलिया। पता है ना ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉपिक। ऑटो इज सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन पे सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। प्लांटी जो होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। फंगी और एनिमलिया खुद के पास क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए ये किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक में आते हैं। अब ये क्या बोला है, 3 डोमेन। तो आजकल ये मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, एनिमलिया और प्लांटी, इसके अलावा 3 डोमेन सिस्टम आया हुआ है। जो मोनेरा है ना, मोनेरा, उसको आजकल 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है, आर्की और बैक्टीरिया। इनिशियली आर्की और बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही समझा जाता था, लेकिन क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस है, आर्की और बैक्टीरिया की में एक लंबी चौड़ी डिफरेंस की टेबल है, ठीक है। इनकी सेल वॉल सेम नहीं होती, इनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता, इनका जो बेसिक सेंट्रल डॉगमा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, जो डीएनए का, उसमें भी डिफरेंस है। इनके आरएनए बेसिस में डिफरेंस है, इनके हैबिटाट में डिफरेंस है, इनकी जो न्यूट्रिशन है उसमें डिफरेंट है, न्यूट्रिशन के तरीके में डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल एक एक संग एक फाइलम में नहीं रह सकते, तो इसीलिए इनके 2 डोमेन बनाए हुए हैं, आर्की एंड बैक्टीरिया। तो अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बेसिकली 6 किंगडम हो चुका है, ठीक है। तो जिसका एक पार्ट आर्की है, फिर बैक्टीरिया है, और फिर यूकैरिया में वही सब आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। सो नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया। सो जैसा कि हमें सबको पता है कि जो किंगडम मोनेरा होते हैं उसके ऑर्गेनिजम्स मोस्टली, उसके जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली सारे बैक्टीरियाज ही होते हैं। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया। तो अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सो जो सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल म्यूसिलेजिनियस होता है और ये बैक्टीरियल सेल को स्टिकी बनाता है। ये बैक्टीरियल सेल को अपने सरफेस से अडहेर होने के लिए हेल्प करता है। तो और प्लस बैक्टीरिया को एडवर्स जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर वगैरह, उनसे सेव करता है। कैप्सूल के अंदर आती है सेल वॉल। ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की ना होकर पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पार्ट फिल्ड है, उस लिक्विड पार्ट को साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, किसी और सेल की तरह। और इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं एक सेल की, क्योंकि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जो एमआरएनए होता है, उससे जो उस पे जो डीएनए से कोड्स आते हैं किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, तो वो जो एमआरएनए अल्टीमेटली राइबोसोम के संग अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। खैर, इसके बारे में आप 12th में डीपली पढ़ोगे। पर ये जो राइबोसोम है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया में, ये नॉर्मल एटीएस राइबोसोम नहीं होते,
ये थोड़े छोटे राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, राइट। उसके बाद अंदर ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियोइड, ऑइड का मतलब होता है लाइक। अब क्योंकि ये न्यूक्लियोइड है, दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियस के जैसा है, राइट। सो लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि इसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना क्रोमोसोम्स हैं, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है, कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है, राइट। तो ये जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, ये इंटायर बैक्टीरियल सेल पे कंट्रोल रखता है, बैक्टीरियल सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, प्लस सेंट्रल डॉग्मा फॉलो करता है। तो इसीलिए ये जो डीएनए है, जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड कहलाता है। इस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। उस एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड मेनली 3 टाइप का होता है, एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। अगर जिसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से बैक्टीरिया का स्ट्रेन डिसाइड होता है। जैसे कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरियल स्ट्रेन पॉजिटिव स्ट्रेन कहलाता है। अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिड नहीं होता तो वो बैक्टीरियल स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन कहलाता है। पर यहाँ इसे आप ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो अदर क्लासिफिकेशन है। इट बेस्ड ऑन द डाई विच इज डेवलप्ड बाय वन बायोलॉजिस्ट ग्राम, so that is a different part, and it is not a part of your syllabus right now, so I am not going into very detail of gram positive or negative. These are what I am talking about, these are positive or negative strain of bacteria which depends upon the presence or absence of fertility plasmid, right. Then उसके अलावा जो other type का plasmid होता है, that is R plasmid, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है टुवर्ड द एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेसिकली, एंटी इज अपोजिट या एंटी, बायोटिक मीन्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक बैक्टीरियल सेल रिलीज करती है टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर सराउंडिंग बैक्टीरियल सेल। तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया का मेथड है कि एक अगर लिमिटेड न्यूट्रिशन कंडीशन बैक्टीरिया के पास है तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एंटीबायोटिक सिक्रीट करने की कैपेसिटी होती है, वो दूसरे बैक्टीरियल सेल को किल करके और खुद थ्राइव और सरवाइव करते हैं लिमिटेड न्यूट्रिशन कंडीशन में। तो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वो होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, राइट। फिर थर्ड प्लाज्मिड होता है सी, कोल प्लाज्मिड जिसे बोलते हैं। तो ये कोल प्लाज्मिड जिन बैक्टीरियल सेल के पास होता है उन्हें किलर बैक्टीरिया या किलर, इस सी प्लाज्मिड को किलर प्लाज्मिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है, एंटीबायोटिक्स भी जिनमें से ही एक है, तो वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि अदर जो बैक्टीरियल सेल्स हैं आसपास वाली उनको किल कर देते हैं। तो ये प्लाज्मिड के टाइप हुए। जरूरी नहीं है कि ये हर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हो, पर ये कुछ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली उनके पास अपनी एक एडवांटेज होती है टू सर्वाइव इनटू दिस इनटू देयर एनवायरनमेंट। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। सो आर्कीबैक्टीरिया, तो जैसा कि हमें पता है कि जो मोनेरा डोमेन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया, ये जो टर्म है आर्कीबैक्टीरिया, ये 2 टर्म्स को मिलाकर बनी है, आर्की एंड बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव और बैक्टीरिया इज बैक्टीरिया। तो क्योंकि ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव और थ्राइव करते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एनवायरनमेंट हो, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, या मार्सी एरियाज हो। तो
इनको उस बेसिस पे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ पे लाइफ डेवलप होनी शुरू ही हुई होगी, उस समय अर्थ की जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल लाइफ सपोर्टिंग नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी और एक्सट्रीम टेम्परेचर था, एक्सट्रीम पीएच था उस समय अर्थ पे, और जो वाटर था वो भी बॉइलिंग वाटर था। अगर आपने इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे, 12th क्लास में इस बारे में पढ़ोगे। तो उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है वो आर्की बैक्टीरिया ही है। लेकिन अगर हम आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से कंपेयर करें और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें कंपेयर करें, तो कंपेयर टू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया ज़्यादा एडवांस होते हैं। आर्की बैक्टीरिया का जो ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है वो यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा सिमिलरिटीज रखता है रादर दैन बैक्टीरियल सेल। और ठीक है, सो बट बिकॉज दे कैन लिव इन सच अ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, सो ये पहले सोचा जाता था कि ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बट आजकल इस चीज़ को लेके थोड़ा डाउट है। बायोलॉजिस्ट टू बायोलॉजिस्ट डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं ये बैक्टीरियल सेल से ज़्यादा एडवांस है, कुछ कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल से प्रिमिटिव है। खैर, तो आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से जो डिफरेंट बनाता है, क्यों आर्की बैक्टीरिया इतनी मुश्किल कंडीशंस में, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सरवाइव कर सकता है, तो उसका रीजन होता है इनकी डिफरेंट सेल वॉल। तो जो इनकी सेल वॉल है वो इन्हें इतनी एक्सट्रीम सिचुएशंस को सरवाइव करने के लिए रेडी करती है, अडेप्ट करती है। ठीक है, तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, वो आर्की बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं। देन मिथेनोजेंस, जो कि मार्शी एरिया में रहते हैं जहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। मिथेनोजेंस, वैसे मिथेनोजेंस ये भी 2 टर्म से मिलके बना है, मीथेन एंड जन। सो वो आर्की बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। तो बेसिकली ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं। देन एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, सो थर्मो इज रिलेटेड विद टेम्परेचर, राइट। सो ये वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की रेंज में रहते हैं। मिथेनोजेंस के बारे में एक बहुत स्पेशल चीज है कि मिथेनोजेंस जो होते हैं रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं। रूमिनेंट एनिमल क्या होता है? रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई। तो ये जो जुगाली करने वाले एनिमल्स हैं उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं। ये उनको सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसीलिए हम, क्योंकि हम कुक्ड फूड खाते हैं जिसमें जो सेल्यूलोज की अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन ये जो रूमिनेंट है ये डायरेक्ट रॉ प्लांट पार्ट ये लोग खाते हैं, जैसे कि प्लांट लीफ हो गई और बाकी ब्रांचेस वगैरह हो गई जहाँ पे सेल्यूलोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ये मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया इनकी हेल्प करते हैं और एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस मीथेन। और इसी मीथेन की वजह से ये मीथेन उनके गोबर में प्रेजेंट होती है, रूमिनेंट एनिमल के गोबर में प्रेजेंट होती है। तो इसी मीथेन की वजह से जो उनका जो गोबर होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो यूज होता है टू प्रोड्यूस बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी बोलते हैं, एंड विच इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, और आजकल मोस्ट इको फ्रेंडली सोर्सेज डिस्कवर किए जा रहे हैं, उसमें से एक बायोगैस भी है। तो बायोगैस के जो प्लांट है वो ऐसे एरिया में, विलेज एरिया में, ऐसी जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पे ये काऊ, बफेलो, ये सब इजीली इनके डंग अवेलेबल हों। तो इनके डंग से बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो कि अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर that LPG, and it is a very good eco-friendly fuel gas. So yes, this is about Archaebacteria. डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सिंस हम लोग अपने सिलेबस की बाउंड्री से बंधे हुए हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू,
तो आर्की बैक्टीरिया तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो डोमेन इसका बैक्टीरिया है, किंगडम इसकी बैक्टीरिया है, फाइलम इसका यू बैक्टीरिया है। नाउ इसमें 3 क्लासेस होती हैं, यू बैक्टीरी, साइनोबैक्टीरी एंड क्लोरोक्सी बैक्टीरी। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ये जो अभी हमने तीन क्लासेस देखी हैं, यू बैक्टीरी, साइनोबैक्टीरी और क्लोरोक्सी बैक्टीरी, इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं साइनोबैक्टीरिया और प्रोक्लोरोफाइट्स। ठीक है, इनकी सेम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन रहती है, दैट इज C6CO2 plus 6H2O equals to C6H12O6 plus 6O2। सो सेम इनकी इक्वेशन रहती है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीजिंग बैक्टीरिया है, राइट। पर ये जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक तो हैं, इसका मतलब कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, पर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो अगर हम इनकी रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है H2S, उससे रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है, वाटर मॉलिक्यूल बनाती है और सल्फर रिलीज करती है। ठीक है, तो ये जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है इनका फोटोसिंथेसिस जो है इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोक्लोरोफाइट्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को अपनी न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करने के लिए they don't depends upon any sunlight, rather they convert the chemical energy into ATP. So they use various inorganic substances to produce ATP, जैसे कि नाइट्रेट्स को यूज करेंगे, नाइट्राइट्स को यूज करेंगे, अमोनिया को यूज करेंगे। तो बेसिकली जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज ही होते ऑटोट्रॉफ हैं पर कीमोसिंथेटिक होते हैं, दे डोंट नीड सनलाइट। तो और ऑब्वियसली इनका जो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग है उनमें भी अच्छा रोल है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट ये रिसाइकिल करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कौन सा न्यूट्रिएंट रिसाइकिल कर रहे हैं, इनके नाम भी उसी तरीके से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रोजन में 2 टाइप के होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दूसरे जो कि फिक्स्ड नाइट्रोजन को वापस से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो रॉड शेप है, वो स्फेरिकल है या वो स्पाइरल है। ठीक है, या फिर कॉमा शेप्ड है। एक और शेप होता है कोमा शेप, तो उसकी इमेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बेसिलाई बोलते हैं, बेसिलस। ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो एक बैसिलस है, यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया है। फिर कोकाई होते हैं सर्कुलर शेप बैक्टीरिया, और स्पाइरिला होते हैं आपके स्पाइरल बैक्टीरिया। और उसके अलावा जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियो। सो जो विब्रियो कॉलेरी है, जो कॉलेरा कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, वो विब्रियो कॉलेरी एक्चुअली में क्या है? एक विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया है। ओके फिर नेक्स्ट आता है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। सिंगल सेल्ड एल्गी की वजह से एल्गीज के संग इंक्लूडेड थी, पर क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होती हैं तो अब इन्हें एल्गीज के संग ना रख के, प्लांट किंगडम में ना रख के मोनेरा में रखा जाता है बैक्टीरिया के संग, क्योंकि ये प्लांट से ज्यादा सिमिलर बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, तो ये एक कॉलोनी है बेसिकली नॉस्टॉक की,
जो कि अपने चारों तरफ से म्यूसिलिजिनस शीट से सराउंडेड है। और इसमें ये जो स्पेशल सेल्स दिख रही हैं, ये जो सेल्स हैं ये हेटेरोसिस्ट कहलाती हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं। प्लस ये जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनके बीच में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है। ये सब सेल आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इन्हें हम मल्टी सेल्यूलर नहीं कहते, ये यूनिसेल्यूलर ही है। क्योंकि अगर एक भी सेल इस कॉलोनी से अलग हो जाती है तो उसके पास पूरी कैपेसिटी होती है टू लिव लाइफ सेपरेटली। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो पहले हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिस्कस कर लिए हैं, अभी बात आती है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, सेप्रोफिटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं। तो ये बेसिकली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं और उनको उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक पार्ट और मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ। तो इसी एक्टिविटी की वजह से ये ह्यूमन के लिए और इकोसिस्टम के लिए, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो फूड चेन अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, तो फूड चेन में हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करते हैं, फिर उनको कंज्यूम करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उनको कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उनको कंज्यूम करते हैं टॉप कंज्यूमर। फिर वो टॉप कंज्यूमर जब डेड हो जाता है तो उस टॉप कंज्यूमर को डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, जिनमें सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं प्लस फंगी होती है। तो बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफिटिक फंगी दोनों ही इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को और उन्हें मिक्स कर देते हैं सॉइल के संग। तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसकी रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं। फिर आती है पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है वो काफी हार्मफुल होते हैं फॉर प्लांट्स, फॉर ह्यूमन, फॉर एनिमल्स, क्योंकि ये प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल्स में तरह तरह की डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के संग सिम्बायोसिस में रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे कि आपका राइजोबियम हो गया। राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्सेस, पी, बीन्स। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट में गोल 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 इस तरीके से नोड्यूल्स होती हैं। जैसे ये रूट है तो उसकी सरफेस पे इस तरीके से नोड्यूल्स दिखाई देती हैं। तो इन नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और ये बैक्टीरिया उन प्लांट्स को हेल्प करता है इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनको वो तो अपनी न्यूट्रिशन खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो अब उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजन। अब प्लांट ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, तो ये नाइट्रोजन अब कैसे उन्हें मिले, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन होती है वो सबसे ज्यादा बहुत रिएक्टिव होती है। तो नॉन रिएक्टिव होती है। तो इतनी जो नॉन रिएक्टिव गैस है उसको वो किस तरीके से अपने अंदर ले, तो उस नाइट्रोजन को ये जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और प्लांट इन्हें वाटर के साथ सॉल्युबल स्टेट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल वाटर। तो वो जो काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन है, उसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में जो फिक्सेशन का काम है वो राइजोबियम का है। उसके अलावा सॉइल में काफी फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एजोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया। ये भी फ्री जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयन में बेसिकली। और वो अमोनियम आयन अल्टीमेटली फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है बाय अनदर बैक्टीरियाज, और फिर वो सॉइल वाटर के थ्रू ये प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत इकोनॉमिक एडवांटेज रखता है, क्योंकि ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। प्लस विनेगर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, प्लस कई एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं।
जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एज अ रिजल्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो बेवरेज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का अच्छा खासा रोल है। सो आई गेस आज के लिए इतना ओवर है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ से इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के संग भी इसे शेयर करना ताकि सब बच्चों को ये फ्री क्लासेस की एडवांटेज मिल सके। ओके देन बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे की वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है, उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। ठीक है, और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।